आज पुनः आप सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अभिभावकों का फेसबुक लाइव कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के विषय हिंदी विषय के ऊपर से फेसबुक लाइव कार्यक्रम करने जा रहे हैं। हमारे बीच डॉक्टर राजकुमार नामदेव जी हैं, जो उच्च माध्यमिक शिक्षक शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय दमोह में कार्यरत हैं। साथ ही हमारे बीच श्रीमती श्रद्धा डम्हा मैडम हैं, जो कि हिंदी विषय का काफी लंबा अनुभव रखती हैं और शासकीय एमएलबी कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दमोह में कार्यरत हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी विषय सामान्यतः माना जाता है कि बहुत कम बच्चे इस विषय में फेल होते हैं, लेकिन यह भी सत्य है कि यह वह विषय है जिसके कारण हमारे विद्यार्थी के परसेंटेज बहुत अच्छे होते हैं। यदि आपके हिंदी में अच्छे नंबर हैं तो स्वाभाविक है कि आप अच्छे अंक स्कोर कर सकते हैं। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि चाहे विज्ञान हो, सामाजिक विज्ञान हो, कोई भी विषय हो, यदि आपके हिंदी विषय अच्छा नहीं है तो फिर ऐसे में आप अन्य सब्जेक्टों में भी कोई चीज लिखते हैं तो उसमें भी आप अशुद्धियां करते हैं। हिंदी विषय का परफेक्शन विद्यार्थी को हिंदी के साथ साथ अन्य विषयों को मजबूती प्रदान करता है, उनमें अशुद्धियां दूर करता है। हिंदी की राइटिंग अगर अच्छी है तो वो हिंदी विषय के लिए तो है ही, वह आपके चाहे सामाजिक विज्ञान हो या अन्य जो हमारे विषय हैं उन सब के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो आज हम एक ऐसे विषय पर यहाँ पर फेसबुक लाइव कर रहे हैं जो हमारे सभी विषयों के लिए एक आधारभूत स्तंभ है। और हमारे जो दोनों शिक्षक साथी हैं, आदरणीय डिम्हा मैडम और श्री राजकुमार नामदेव जी, निरंतर हिंदी विषय को में कैसे हम उच्च अंक प्राप्त करें, इस विषय पर निरंतर आपको जानकारी प्रदान करेंगे। अभिभावकों से अनुरोध है कि आप अपने विद्यार्थी को, अपने पाल्य को इस 1 घंटे फेसबुक लाइव से कार्यक्रम से जुड़ने के लिए निरंतर प्रेरित करें। ये हमारा 6 दिन निरंतर फेसबुक लाइव कार्यक्रम हम बच्चों के साथ कर रहे हैं, जिसमें हमें निरंतर दिन प्रतिदिन अच्छा माहौल देखने के लिए मिल रहा है, बच्चों की सहभागिता बढ़ रही है। मैं से अनुरोध करूंगा कि थोड़ा सा कक्षा 10वीं में कितने नंबर का पेपर होगा, किन अध्यायों से कितने नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं, ब्लूप्रिंट क्या है कक्षा 10वीं हिंदी विषय का, तो इस पर प्रकाश डालें डिम्हा मैडम। सभी अभिभावकों को मेरा नमस्कार। माइक के पास में सर 10th क्लास के विद्यार्थी जो कि पहली बार बोर्ड एग्जाम में बैठ रहे हैं, तो सबके लिए प्रश्न पत्र की पाठ योजना जानना बहुत जरूरी है। तो हम जान लेते हैं, हमारा 75 अंक का प्रश्न पत्र आएगा, जिसमें हमारे हिंदी विषय को 8 भागों में विभाजित किया गया है। तो प्रथम इकाई रहेगी पद्य खंड की, जिसमें पद्यांशों की सासंदर्भ व्याख्या पूछी जाएगी, अभ्यास प्रश्नोत्तर 5-6 पूछे जाएंगे और कवि परिचय पूछा जाएगा। टोटल 17 अंक इसके लिए निर्धारित किए गए हैं। अब इसमें बच्चे थोड़ी सी गलतियां करते हैं, वो थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं। जिस पद्यांशों की सासंदर्भ व्याख्या पूछी जाती है, तो बच्चे इसमें सासंदर्भ व्याख्या समझ के केवल संदर्भ और व्याख्या लिख देते हैं। हमें क्या करना है, सासंदर्भ व्याख्या आई है तो संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या सहित पूरा आंसर देना है। प्रश्नोत्तर पूछे जाएंगे, तो आपने यदि पाठ का वाचन और अध्ययन सही तरीके से किया है तो आप प्रश्नों का उत्तर भी बहुत अच्छे से दे सकते हैं। कवि परिचय आएगा, तो कवि परिचय में हमसे बहुत सारा नहीं पूछा जाता है, 2 रचनाएं पूछी जाती हैं, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान पूछा जाता है, जो हम लिख सकते हैं। इसके लिए 3 अंक निर्धारित किए गए हैं। इकाई 2 काव्य बोध से रहेगी, जिसमें काव्य से संबंधित व्याकरण पूछी जाएगी। काव्य से संबंधित व्याकरण होती है जैसे काव्य की परिभाषा, काव्य के भेद, प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य और इधर नाटक एकांकी और रस, छंद, अलंकार, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके लिए टोटल 10 अंक निर्धारित किए गए हैं। तीसरी इकाई रहेगी गद्य खंड से, इसमें भी गद्यांशों की सासंदर्भ व्याख्या पूछी जाएगी, कुछ प्रश्नोत्तर रहेंगे और लेखक परिचय पूछा जाएगा। इसके बाद
चौथी इकाई रहेगी भाषा बोध से। इसके अंतर्गत गद्य से संबंधित व्याकरण आपसे पूछी जाएगी। इसके लिए 8 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसमें आपसे संधि, समास, वाच्य, क्रिया के भेद, क्रिया विशेषण, मुहावरे, लोकोक्तियां, अनेकार्थी शब्द, वाक्य भेद और वाक्यांशों के लिए एक शब्द, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। 5वीं इकाई कृतिका से रहेगी। कृतिका में आपके 3 चैप्टर हैं। इन्हीं तीनों पाठों से आपसे 8 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। 6वीं इकाई रहेगी आपठित बोध। आपठित बोध के लिए 4 अंक निर्धारित किए गए हैं बेटा, और ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप 4 के 4 अंक प्राप्त कर सकते हैं बिना तैयारी किए, क्योंकि आपठित बोध हमें प्रश्न पत्र में ही लिखा आता है और उसी प्रश्न पत्र से हमें उसके आंसर छांटना है। इसमें बच्चे सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, शीर्षक और सारांश की गलती करते हैं। उनको ये समझ नहीं आता है कि शीर्षक क्या कहलाता है और सारांश क्या कहलाता है। तो थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालते हैं। शीर्षक में हमें आपठित गद्यांश जो दिया है उसका नामकरण करना होता है। जैसे पाठ का नाम होता है 1 या 2 शब्द का, वैसे ही आपको 1 या 2 शब्द का उसका नाम लिखना है। और फिर बीच में 2 क्वेश्चन रहेंगे जिसके आंसर सरल रहते हैं, पाठ उसी से बन जाते हैं। और सारांश में सार प्लस अंश, उसका विच्छेद करके देखो, यानी सार की बातें। ठीक है, तो सार की बातें 1 या 2 शब्द की तो होंगी नहीं, वो सेंटेंस में ही रहेंगी, तो हमें 2 से 3 या 4 सेंटेंस में उसका उत्तर दे देना है। ठीक है, तो एक विद्यार्थी ने कहा है कि सर मेरे अर्धवार्षिक परीक्षा में 75 में से 71 अंक प्राप्त हुए हैं। बड़ी ही प्रसन्नता का विषय है कि आपने इतने अच्छे अंक प्राप्त किए, लेकिन हमारे ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो 75 में से 75 अंक हिंदी में प्राप्त करते हैं। अगर आप हमारे इस फेसबुक लाइव सेशन से जुड़ते हैं तो निश्चित ही वो 4 अंकों की कमी आपकी कहाँ रह गई है उसका उत्तर आपको यहाँ पर मिलेगा देखने के लिए। इसके अलावा हमारे बीच में श्री अरविंद पटेल जी, आपको सादर नमस्कार। आप हमारे इस फेसबुक लाइव कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं। इसके अलावा इसमें हनुमत पटेल जी हैं कि इन्होंने पूछा है कि हमारा जो समर्थ चैनल की लिंक मांगी गई है वो हम आपको इसमें भेज देते हैं। समर्थ चैनल के माध्यम से जब हमारा ये फेसबुक लाइव कार्यक्रम पूरा समाप्त हो जाता है तो हमारा जो चैनल बनाया गया है जिले का, इस चैनल के माध्यम से हम सारा का सारा जो हमारे वीडियो है उस चैनल पे हम यहाँ से भेज देते हैं। कमलेश सेन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे इस चैनल से जुड़ करके हम लोगों का उत्साहवर्धन कर रहे हैं। साहब सिंह लोधी जी, आपका कहना है? साहब सिंह लोधी जी, शायद आपका अभी हट गया है, जो आपने यहाँ से प्रश्न किया था, अभी हम आपको दोबारा इसको ले लेते। शायद व्याकरण के बारे में कुछ है, व्याकरण के बारे में आप समझना चाहते हैं जो मैंने पढ़ा था, तो हमारे बीच में श्री राजकुमार जी हैं, वो अभी आपको व्याकरण के बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा तनु पारेख जी हैं, गुड इवनिंग आपको। इसके अलावा प्रिंस ताम्रकार जी हैं, आपको भी गुड इवनिंग। और आप सभी हमारे इस फेसबुक कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। तो कुछ बात हमारी डिम्हा मैडम की रह गई थी, उसको वो पूरी कर लें, उसके बाद श्री राजकुमार नामदेव जी। जी थैंक यू सर। उसके बाद 7वीं इकाई पत्र लेखन की रहेगी, जिसमें आपको 2 प्रकार के पत्र पूछे जाएंगे, एक तो औपचारिक पत्र, दूसरा अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र में से कोई एक करना है तो उसमें भी 50% आंसर आप उस प्रश्न में से ही दे सकते हैं। तो ये इसके लिए भी 4 अंक निर्धारित किए गए हैं। जैसे 50% अंक कैसे प्राप्त कर सकते हैं वो भी थोड़ा बता दें, क्योंकि प्रश्न में ही दिया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले देते हैं, प्रश्न आएगा, अपने प्राचार्य को शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए। तो सेवा में किसको लिखना है, प्राचार्य प्रश्न में ही आया है। प्राचार्य किस स्कूल के हैं, हम स्कूल का नाम लिख देना है। फिर विषय लिख देना है, विषय भी उसमें पूछा गया है, बताया है आपसे शुल्क मुक्ति हेतु आपको आवेदन पत्र लिखना है, तो बिल्कुल अतिरिक्त शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, शुल्क मुक्ति हेतु। फिर महानुभाव, और अंदर मैटर हम मन से लिख सकते हैं कि साविनय निवेदन है, डैश 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 करके हम उसमें अंदर अपने बारे में लिख सकते हैं कि मेरे परिवार की स्थिति ठीक नहीं है, जिसके कारण मेरे पिताजी शुल्क नहीं दे पा रहे हैं, कृपया मेरी शुल्क माफ करने की कृपा करें। फिर आपकी आज्ञाकारी शिष्या या आपका आज्ञाकारी शिष्य
आवासा परीक्षा में नाम नहीं लिखा जाता है, लेकिन ऐसे नाम लिख के दिया करें जैसे स्कूल में देते हैं, क्योंकि बच्चों को यदि बताते हैं कि नाम लिख के नहीं दिया जाता तो वो हमेशा नाम लिखना बंद कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। तो परीक्षा में बस केवल हमें आइडेंटिटी छिपाना होती है, जिसके कारण वहां हम आबासा या XYZ कुछ भी लिख देते हैं। ठीक है, फिर लास्ट 8वीं इकाई रहेगी निबंध लेखन की, और इसी के अंतर्गत रहेगा संवाद लेखन, विज्ञापन लेखन लेखन और अनुच्छेद लेखन। इसके लिए निबंध के लिए आपको 4 अंक निर्धारित हैं, जिसमें रूपरेखा सहित निबंध लिखना है, और 3 अंक का रहेगा संवाद लेखन, विज्ञापन लेखन और अनुच्छेद लेखन। इस प्रकार आपके 75 अंकों का प्रश्न पत्र रहेगा। आशा है सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। साहब सिंह लोधी इसमें जुड़े हुए हैं और उनका कहना है कि मुझे हिंदी व्याकरण समझाइए। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिन जिन विद्यालयों के विद्यार्थी जुड़े हुए हैं उनको पढ़ाने वाले उनकी कक्षा के हिंदी के शिक्षक प्रणम्य हैं, अच्छे हैं, ज्ञानवान हैं और वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हमारी जो भी संक्षिप्त 1 घंटे की कक्षा है इसमें जो भी बताया जा रहा है ये संकेतक मात्र है। वास्तव में तो आपके शिक्षक जो परिश्रम आपके साथ करते हैं पूरी श्रद्धा के साथ आपको परिश्रम करना है और उनके साथ में जुड़ के रहना है। वो जो बताएं उसको प्राथमिकता से सीखना है। साहब सिंह जी कहते हैं कि व्याकरण समझाइए, तो व्याकरण में एक बिंदु अभी ध्यान में आया और वो सरल है। पल्लवन पूछा जाता है, संक्षेपण पूछा जाता है, अनुच्छेद लेखन पूछा जाता है, विज्ञापन लेखन पूछा जाता है, और विधायक से जुड़ी हुई है सूचना लेखन और संवाद। इन आपको कुछ ऐसे अंक मिल जाते हैं कि आपको कुछ याद नहीं करना पड़ता, पहले से तैयार नहीं करना पड़ता, बिना तैयारी के आप कुछ भी लिख सकते हैं। है कि आप किसी भी सूक्ति छोटे से वाक्य को और विस्तार से बताएं। जैसे मान लीजिए कहा गया स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, एक शब्द आता है स्वराज्य, दूसरा आता है हमारा, तीसरा आता है जन्म सिद्ध और चौथा आता है अधिकार। 4 शब्दों पर यदि आप 3-3 वाक्य लिखेंगे तो पल्लवन हो जाए। स्वराज्य अर्थात हमारा स्वयं का राज्य जिस पर किसी दूसरे का दबाव ना हो, नियंत्रण ना हो। हमारा का अर्थ भारतीय संदर्भ में वसुधैव कुटुंबकम है, पूरी पृथ्वी हमारी है। और जन्म सिद्ध का मतलब है जीवन लेने के साथ ही, और अधिकार का मतलब है कि हम रह सकें, अपनी बात कह सकें, जहां चाहे घूम सकें, जो स्वतंत्रता होना चाहिए। ऐसा यदि आप लिखते हैं और अंत में लिख देते हैं, यह कथन इस प्रकार से सिद्ध होता है। ठीक है, श्रद्धा। यहाँ प्रश्न है, गुलाबबाई जैन पूछ रही हैं कवि परिचय में प्रमुख कवियों के नाम बताइए सर। तो बच्चों आपके इसमें कवि परिचय में टोटल 8 पाठ हैं, जिसमें सभी कवि इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ज्यादातर जिनके प्रश्न पूछे जाते हैं वो है सूरदास, तुलसीदास, जयशंकर प्रसाद, नागार्जुन। इनमें से इनके कवि परिचय ज्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन 8 पाठ है, आपका सिलेबस ज्यादा नहीं है, तो सभी कवियों का ज्यादा तैयारी तो करना नहीं है, केवल उनकी रचनाएं, 2 रचनाएं याद करना है। भाव पक्ष की 2 विशेषताएं, कला पक्ष की 2 विशेषताएं और साहित्य में स्थान। साहित्य में स्थान हम टीचर्स बच्चों को सरल बनाने के लिए एक कॉमन सा बना देते हैं कि हिंदी साहित्य में इनका अद्वितीय स्थान है, तो ये सबके लिए सेम रहेगा। और भाव पक्ष और कला पक्ष भी सबके मिलते जुलते हैं। जैसे भाव पक्ष में भी कुछ चीजें हम आसान, मतलब यदि आसान बनाना है तो लिख सकते हैं इनकी भाषा सरल एवं सरस है, और इन्होंने अपनी रचनाओं में रस छंद अलंकारों का प्रयोग किया है। जैसे भाव पक्ष में उनके भाव लिख सकते हैं, जैसे सूरदास जी हैं, तो सूरदास जी ने कृष्ण जी की भक्ति की है, तो हम लिख सकते हैं कृष्ण भक्त। इन्होंने किस रस, जैसे कला पक्ष में उन्होंने कौन सी भाषा शैली का प्रयोग किया है, तो गेय शैली का प्रयोग किया है, और इन्होंने किस छंद का प्रयोग किया है, तो ये चीजें हम उसमें लिख सकते हैं। तो 2-2
विशेषताएं हम कॉमन बना सकते हैं, जैसे रश्मि अलंकार से और उनकी भाषा से और उनके भाव से। एक और बात पूछी गई है कि पत्र लेखन कैसे किया जाए। तो पत्र लेखन जब आप करते हैं तो सबसे पहले 4 प्रश्नों पर हमें विचार करना है। पहला प्रश्न है कि आप पत्र किसको लिख रहे हैं, प्रति करके उनको आपको संबोधित करना है। पत्र में आप क्या लिखना चाहते हैं वो विषय है, और पत्र में क्यों लिखना चाहते हैं वो उसके बीच में दूसरा पैराग्राफ, उसका कारण बताना पड़ेगा। पत्र किसने लिखा, आपको दाईं ओर नीचे अपना नाम, कहाँ से है, क्या है वो लिखना पड़ेगा और दिनांक इत्यादि डालना पड़ेगी। ऐसा लगातार सभी पत्रों का लगभग एक ही आधार होता है, सिर्फ उनके विषय परिवर्तित होते हैं और बीच का विषय परिवर्तित होता है। संबोधन वाला भाग और नीचे भौतिक वाला भाग यथावत रहता है। यहाँ पर साहब सिंह लोधी कह रहे हैं, लक्ष्मी लोधी गवर्नमेंट हाई स्कूल पूरा बैरागढ़ से हैं। जय श्री कृष्णा। ठीक है, जय श्री कृष्णा बेटा, और आपका अच्छा परिणाम आए, अच्छी आपकी पढ़ाई हो। अंकित सर ने लेखक परिचय, कवि परिचय के संबंध में प्रश्न किया हुआ था, तो उसके लिए एक दिन में कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अक्सर कर विद्यार्थियों का जोर किसी भी कवि के जन्म, मृत्यु इत्यादि पर होता है, और वर्तमान में जीवन परिचय की जगह पर साहित्यिक परिचय पूछा जाता है। इसलिए उनका साहित्य क्या था, उन्होंने लिखा क्या, उनका काल क्या था, उनका वाद क्या था, उनकी रचना की शैली क्या थी इत्यादि बातें ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। जैसे मान लीजिए सूर्यनाथ के संबंध में आप बात करें तो एक कृष्ण भक्ति शाखा के कवि है, ठीक है ना, उसकी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं, बादशाह रस के सम्राट हैं, बातें लिखते हुए और उनकी एक दो रचनाएं बहुत सरल है, उनके संबंध में आप लिख सकते हैं, तो आसानी से सूर्यनाथ जी का जीवन परिचय हो सकता है। इसी प्रकार एक विषय आया है, बोर्ड परीक्षा का पेपर किस वर्ष के पेपर से ज्यादा नंबर में आएगा। तो विद्यार्थियों को अक्सर कर ऐसा देखने में आता है, जो पिछले वर्ष प्रश्न पत्र आया है वह ज्यों का त्यों रिपीट नहीं होता, और यह भी प्रयास किया जाता है कि पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र में से एक भी प्रश्न ना आए, ऐसा प्रयास रहता है। उसके पहले 2022, 23, 24 3 सालों के पेपर यदि आप देख लेंगे तो 25 का छोड़ देंगे तो 26 का पेपर आपका ठीक ठाक रहेगा। पेपर में क्या आता है, कितना आता है, विद्यार्थियों को एक बहुत अच्छी बात, जो अपने आप को कहीं ऐसा समझते हैं कि मैं कमजोर हूं या मैं पढ़ नहीं पाया, किसी कारण से हो सकता है, उन विद्यार्थियों को बताना चाहूंगा कि आपके 32 अंक का तो आपका ऐसा भाग आता है जिसमें आपको आसान होते हैं अंक लेना। जैसे वाला भाग आपको मान लीजिए 6 विकल्प आते हैं और 6 विकल्पों को आपको करना है, 4-4 उनके उत्तर दिए गए, जिनके आपसे उत्तर सही बनते हैं कर दीजिए, कोई बात नहीं है। मान लीजिए 6 में से 3 विकल्पों के सही उत्तर आपसे बनते हैं और 3 के आपको सही नहीं बनते। जिनके 3 के आपसे सही नहीं बनते हैं उन विकल्पों में आपको एक निश्चित तय कर लीजिए कि आपको सा नंबर का लगाना है, तो सा लगा दीजिए। इस प्रकार मान लीजिए सप्त आते हैं, मान लो 5 या 6 सप्त आते हैं, आपको नहीं पता, मान लो सप्त एक भी नहीं पता है, तो आप कम से कम सबको सत्य 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 तो लिख सकते हैं। ऐसी अवस्था में भी आपको 25% अंक, 32 में से लगभग 16-17 अंक लेने की संभावना बढ़ जाती है। ये जितने आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, ये वास्तव में आपका दबा हुआ, सोया हुआ, जागृत ना हुआ ऐसे ज्ञान को जागृत करने की प्रारंभिक एक्सरसाइज है, प्रारंभिक अभ्यास है। वास्तविक पेपर तो 32 अंक के बाद प्रारंभ होता है। नरेंद्र जी ने कहा है निबंध कैसे लिखा जाए, तो निबंध लेखन के संबंध में इतना ही कहना चाहूंगा कि परंपरागत निबंध लिखने की बहुत बातें हो गई। निबंध में जो रूपरेखा लिखते हैं वो आप लिखते ही, लेकिन निबंध सबसे अच्छा वो जिसमें उस निबंध के विषय से संबंधित कोई कवि की कविता हो, कोई लेखक या विद्वान का कोई स्लोगन हो, आंकड़े हो, प्रतिशत हो, और तो और सजीवता और चित्रात्मकता हो। निबंध
बहुत छोटा लिखना है, 4 अंकों का है और 150 शब्दों के लगभग का है ना, और जी, तो 120 शब्दों का है। आप 150 शब्दों में कितना क्या लिखेंगे, इसलिए सारगर्भित लिखें और अच्छा लिखें। सामान्यतः निबंध किन विषयों पर आते हैं, तो जो इस समय वातावरण चल रहा है उसको लेकर, जैसे एक पेड़ माँ के नाम, आज पर्यावरण को लेकर के एक विषय चल रहा है, बहुत जोर शोर से चल रहा है। इसी प्रकार हमारा कार्यक्रम भी अपने बहुत अच्छा किया, तो हो सकता है कि किसी गीता या किसी धार्मिक ग्रंथों का, साहित्य का आपके जीवन में महत्व इत्यादि पर भी कोई विषय आ जाए। स्वदेशी बहुत जोर शोर से है, कैसे भी करके हमें अपनी स्वदेशी भाषा, स्वदेशी वेशभूषा, स्वदेशी कृषि, स्वदेशी वस्तुएं, स्वदेशी उत्पादन इत्यादि पर भी कोई निबंध आ सकता है। एक कार्तिक जी गुप्ता लिखते हैं, भावार्थ में जो विशेष लिखने को बोला जाता है वो समझा देंगे। तो भावार्थ के संबंध में मैं इतना ही कहूंगा कि यदि वो कविता का भाव, तो व्याकरण सम्मत कविता की पंक्तियों में क्या बात रही, रस कौन सा है, छंद कौन सा है, अलंकार कौन सा है, शब्द गुण शब्द शक्ति इत्यादि क्या रही, इन सब चीजों का थोड़ा सा उल्लेख करना होगा और विशिष्ट बातें आप उल्लेख करते जाएंगे तो हमें लगता है कि विशेष आप लिख पाएंगे। मैडम क्या मैं सही कह रहा हूँ? ठीक है सर। सर थोड़ा कमेंट करना है नीचे वाले। महत्वपूर्ण निबंध कौन सा, मैंने बता दिया इसका महत्वपूर्ण निबंध कौन सा हो सकता है। हाँ, व्याकरण में से कितना राइटिंग का कितना महत्व है। हिंदी के पेपर में आदित्य चौरसिया लिखते हैं, व्याकरण में राइटिंग का क्या महत्व है। हाँ, तो बच्चों राइटिंग के बारे में बता दें कि हमें शब्द सीमा का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि शब्द सीमा यदि हमें पता रहेगी तो हम पेपर 3 घंटे के अंदर उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें राइटिंग का विशेष ध्यान रखना है। अब इसमें जैसे पहली बात तो उच्चारण हमारा सही होना चाहिए। यदि हमारा उच्चारण सही रहेगा तो हम उसको सही तरीके से लिख पाएंगे। इसके लिए हमें क्या करना है, क्लास में जब हम पाठों का अध्ययन करते हैं, वाचन करते हैं, तब हमें वाचन शुद्ध उच्चारण के साथ करना है, जिससे कि हम जैसा उच्चारण करेंगे हम वैसे ही शब्द लिखेंगे। हमें लगता है कि आदित्य जी शायद ये पूछना चाहते हैं कि बच्चों की जो लेखन शैली होती है वो लेखन कुछ ठीक नहीं होती है, साफ समझ में नहीं आती है, व्यवस्थित नहीं लिख पाते हैं। तो ऐसे बच्चों का यदि सही भी लिखा है तो राइटिंग का कोई उनके परिणाम पर प्रभाव पड़ेगा क्या? आदित्य जी एक बात बता दें, जब मूल्यांकन होता है उस दौरान अनेक प्रकार के विद्वान इस मूल्यांकन का कार्य करते हैं। निश्चित तौर पर राइटिंग प्रभाव तो डालती है, बच्चे की अगर सुंदर लेख है, अच्छा वो लिखता है। और आज के समय में लगातार मोबाइलों का प्रयोग होने के कारण बच्चों के लिखने का स्वभाव थोड़ा सा कम होता जा रहा है और ये देखने में आया है कि कक्षा में लगभग 70-80% बच्चों की लिखावट अच्छी नहीं होती है। इसलिए 20% वो बच्चे जिनकी लिखावट अच्छी है, भले वो कम लिखेंगे लेकिन उनकी लिखावट के कारण उनके अंक तो प्रभावित होते हैं। निश्चित तौर पर राइटिंग हमें लगता है कि प्रभाव डालती है परिणाम को लेकर के। और आगे देखिए क्या है, महत्वपूर्ण निबंध कौन से हैं, तो सर ने तो बताए हैं, लेकिन जैसे कंप्यूटर, आजकल इंटरनेट या कंप्यूटर की आवश्यकता और उसका उपयोग, ये निबंध भी पूछा जाता है। और 10th के पर्पज से आपको खेलों का महत्व, पर्यावरण और कंप्यूटर की आवश्यकता, ये निबंध प्रेस में तैयार कर सकते हैं। इसमें लिखा है, सर मुझे पता नहीं है हिंदी का पेपर कैसा आएगा और क्या होगा। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अनेक विद्यार्थी इस बात को लेकर के सशंकित रहते हैं कि पेपर कैसा होगा, किसी को भी ये पता नहीं कि पेपर कैसा होगा। इसलिए जैसे आप हैं वैसे ही सब हैं, सबकी तरह आप हैं। दूसरी बात रही कि हिंदी के पेपर का स्वरूप कैसा होगा, तो त्रैमासिक परीक्षा में आपके शिक्षकों ने हिंदी के पेपर के स्वरूप से आपको परिचित कराया है, अर्धवार्षिक परीक्षा में उसके स्वरूप से आपको परिचित कराया है। इन दोनों में आपने पेपर देख लिया है कैसा होता है। यदि आपको ऐसा कुछ लगता है तो आप 22 के, 23 के, 24 के, 25 के प्रश्न पत्रों का एक तरीका देख सकते हैं। सामान्यतः इसमें पहला खंड जो है, जैसा अभी मैडम ने भी बताया था,
क्षितिज भाग का उस 17 अंक का होता है। इसमें काव्य के भाग जैसे राम लक्ष्मण संवाद है, आत्म तत्व है, उत्साह है, अट नहीं रही है, दंतृत मुस्कान, फसल, संगत का ये पाठ है। साथ में पद्य साहित्य का इतिहास, और पद्य साहित्य के इतिहास में भी आपको आधुनिक काल पर बहुत ज्यादा जोर देने की आवश्यकता है। उसमें से कुछ नई कविताओं से जुड़े हुए प्रश्न ज्यादा आते हैं। छायावाद से सभी परिचित हैं, छायावाद से जुड़े हुए प्रश्न भी आते हैं, इसी प्रश्न भी आते हैं। जैसे छोटा सा है, आजकल एक नया ट्रेड बनता जा रहा है। मान लीजिए मैंने आपको भाव पल्लवन के लिए एक पंक्ति दी और उसका पल्लवन करना है, एक स्वरूप है। दूसरा स्वरूप हो सकता है कि भाव पल्लवन क्या है। तीसरा स्वरूप ये हो सकता है कि व्याख्या और पल्लवन में क्या अंतर है। अब यदि भाव पंक्ति दी है तो सरल पेपर है, भाव पल्लवन की परिभाषा पूछी है तो सामान्य पेपर है, और भाव पल्लवन और व्याख्या में अंतर पूछा तो समझ लीजिए थोड़ा सा जटिल प्रश्न है। व्याख्या में आपको आलोचना, समालोचना, संदर्भ इत्यादि का उल्लेख करने का स्वातंत्र्य होता है, लेकिन भाव पल्लवन में आप केवल उन्हीं शब्दों को उदाहरणों के माध्यम से समझा सकते हैं, उसी प्रेरणा को प्रस्तुत कर सकते हैं। संक्षेपण सामान्य मान लीजिए 8 पंक्तियों का कोई लेख है तो संक्षेपण उसका 1/3 होता है, अर्थात 8 पंक्तियों का है तो आपको 2-2.5 पंक्तियों में उसको क्या करना, संक्षिप्त करना, ये संक्षेपण कहलाता है। इसी बच्चे जो संवाद लेखन करते हैं, संवाद लेखन में भी अलग अलग प्रकार होते हैं। एक औपचारिक संवाद लेखन होता है, जैसे आप शिक्षक के साथ में करते हैं, शैक्षिक संवाद लेखन की श्रेणी में आता है। अनौपचारिक संवाद लेखन होता है जिसमें आप 2 विद्यार्थी आपस में मिलकर के चर्चा करते हैं, बड़ों के साथ चर्चा करते हैं, परिवार के साथ में चर्चा करते हैं, वो अनौपचारिक संवाद लेखन है। संवाद लेखन में संवाद लेखन की भाषा संवाद के स्वरूप के आधार पर थोड़ी सी तय होनी चाहिए। संवाद लेखन बहुत विस्तार की देने की आवश्यकता नहीं, लगभग 1 पेज में आपका संवाद लेखन हो जाए, और बात इस बात को लेकर के शुरू हुई है, समापन पर उस बात का सारांश निकल आए, इस प्रकार से संवाद लेखन होना चाहिए। अनुच्छेद लेखन को लेकर के बहुत चिंता रहती है विद्यार्थियों को। अनुच्छेद लेखन में आना क्या है, आपका पर्यावरण का कोई विषय आ जाए उस पर आपको एक अनुच्छेद लिखना है, आपके विद्यालय का कोई विषय आ जाए उस पर अनुच्छेद लिखना है, विद्यार्थी शिक्षा का भाई इसके ऊपर अनुच्छेद हो सकता है, ऐसी चीजें हो सकती हैं। आज कि लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर से कितना आएगा, कितना मिलेगा। यदि आप 5 वर्षों के पेपर कर लेते हैं तो पक्का मान लीजिए 50% से तो ऊपर। मैडम सही है क्या? 70%। मैम का कहना 70%। हिंदी साहित्य में से क्या क्या पूछा जा सकता है? साहित्य में, पद्य साहित्य में मैंने बताया आपको आधुनिक काल, नई कविता है, इन पर थोड़ा सा जोर देने की आवश्यकता है, और गद्य साहित्य में कुछ अंतर आ सकते हैं, आत्मकथा जीवनी में अंतर, एकांकी कहानी में अंतर, ऐसे जीवनी में अंतर, छोटे छोटे से प्रश्न नाटक एकांकी में अंतर आ सकते हैं। हिंदी साहित्य में क्या क्या पूछा जा सकता है? हाँ, इसमें जैसे पद्य साहित्य का इतिहास है, इसमें आपके 4 काल होते हैं, जिसमें से 2 काल तो 9th में पूछे जा चुके हैं। आपसे रीतिकाल और आधुनिक काल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे रीतिकाल से रीतिकाल की क्या विशेषताएं होती हैं, या फिर रीतिकाल के 2 कवियों के नाम एवं 2-2 रचनाएं लिखिए, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अब आधुनिक काल के 6 भाग हैं, जिसमें से 6 भागों में से 3 भाग के क्वेश्चन किए जाएंगे, जो है प्रयोगवाद, प्रगतिवाद और नई कविता। तो ऐसे ही क्वेश्चन इससे आएंगे कि जैसे नई कविता की 2 विशेषताएं लिखिए, या फिर नई कविता के किन्हीं 2 कवियों के नाम और 2 रचनाएं लिखिए। सेम प्रयोगवाद में और प्रगतिवाद में क्वेश्चन पूछा जाएगा। यदि और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो इसका समय पूछ सकते हैं कि इसका समय क्या है, इस प्रयोगवाद का समय क्या है। सबकी समय सीमा अलग अलग निर्धारित की गई है, तो वो पूछे जा सकते हैं। बाकी 6 भाग हैं, 6 में से 3 भाग नहीं पूछे जाएंगे, वो आपके 9th के सिलेबस में था, तो 9th में आपसे पूछा जा चुका है। साहब सिंह लोधी का कमेंट है, मेरी अर्धवार्षिक में 75 में से 63 बनी थी। लक्ष्मी लोधी कक्षा 10वीं हाई स्कूल से बता रही है। ठीक है बेटा, अच्छी मेहनत करें, आपके 75 से 85 भी हो सकती है।
कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो सामान्यतः आते ही हैं, जिन प्रश्नों के संबंध में शिक्षक भी आसान्वित रहते हैं और विद्यार्थी। जैसे लगातार 5 वर्षों से निपात के ऊपर प्रश्न आता रहा है, लेकिन सही है, निपात वाला प्रश्न लगातार आता रहा है। निपात शब्द बताइए, कोई एक वाक्य दे दिया, उसमें निपात शब्द बताइए, और आप उस पर भी पर ही पर निशान लगा देते हैं। इससे भी कोई होगा, लेकिन हो सकता है कि लगातार एक जैसी प्रकृति उसकी ना रहे, कुछ परिवर्तन उसमें हो जाए। निपात शब्द कितने प्रकार के होते हैं, निपात शब्द की परिभाषा लिखिए, है ना। तो जैसे स्वीकृति वाले निपात, जी हाँ, नकारात्मक निपात, नहीं वाले, निषेधात्मक निपात जिसमें मत का प्रयोग किया जाता है, प्रश्नबोधक निपात जिसमें क्या, क्यों, कैसे इत्यादि रहते हैं, विस्मय वाले, विस्मय वाले मतलब काश, आह, अरे, अहो इत्यादि शब्द हों, तुलनात्मक निपात, तुम जैसा, सा का प्रयोग होता है, अवधारणात्मक निपात मतलब मैं किसी बात को ठीक कहता हूं या गलत कहता हूं, तो वो भी निपात शब्द की श्रेणी में आता है। कुछ प्रदायक, अधिकांश 5 वर्षों में जितने भी निपात पूछे गए हैं वो बल प्रदायक निपात पूछे गए हैं, जिसमें तो का और भी का प्रयोग सर्वाधिक प्रचलित रहा है। इसलिए हो सकता है कि इस बार निपात शब्द में थोड़ा सा कुछ परिवर्तन हो, इसको देखिएगा। एसके लिख रहे हैं, मेरी अर्धवार्षिक परीक्षा में सामाजिक विज्ञान में 75 में से 67 अंक आए थे। तो बहुत अच्छे अंक है बेटा आपके, क्योंकि प्लस प्रोजेक्ट के होके आपके 90 प्लस हो सकते हैं, है ना। और आगे नवजिश खान कह रहे हैं, सर औपचारिक पत्र में कौन से पत्र महत्वपूर्ण है। तो 10th क्लास में एक तो आपको स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु प्राचार्य के लिए पत्र ये आ सकता है, और शुल्क मुक्ति हेतु एक आवेदन पत्र आ सकता है, और जिलाधीश महोदय को ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने हेतु आवेदन पत्र लिखने आ सकता है। यही इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि पत्रों के संदर्भ में विद्यार्थियों को औपचारिक पत्रों से थोड़ा सा डर लगता है, हमें ऐसा लगता है। तो क्यों ना आप अनौपचारिक पत्र लिखने का एक अभ्यास कर लो, क्योंकि अनौपचारिक लोग आपके ज्यादा निकट रहते हैं, इसलिए हमें लगता है उनसे आपका लगाव रहता है। पिता को पत्र, बहन को पत्र, मित्र को पत्र, भाई को पत्र, ऐसे पत्र आप आसानी से लिख देते हैं और उसमें बहुत ज्यादा औपचारिकता नहीं रहती। आपको लगता है उसमें गलती होने की संभावनाएं हो जाती हैं। तो अनौपचारिक पत्रों को भी आप टारगेट कर सकते हो यदि आपको औपचारिक पत्रों में थोड़ा सा भय लगता है। ऐसे ही एसके ने ये अंकों का बताया हुआ है। एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सारे विद्यार्थियों का टारगेट इस कार्यक्रम को लेकर के भी और आने वाली परीक्षा को लेकर के भी परिणाम आधारित है। मेरा थोड़ा सोचना ये भी है कि परिणाम के साथ थोड़ा ज्ञान को भी अपना आधार बनाएं। हम कुछ ऐसा पढ़ें, हो सकता है कि हमारे अंक थोड़े से कम हो जाएं, उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि घबराहट में कहीं ना कहीं आपका स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। विद्यार्थी को ये ध्यान रखना चाहिए कि हिंदी दूसरे अन्य सारे विषयों का आधार है। यदि आप हिंदी अच्छी लिखते हैं तो आप विज्ञान भी हिंदी में ही तो लिखेंगे, माध्यम तो आपका हिंदी ही होगा। इसलिए इस विषय पर ध्यान देने की आवश्यकता तो है, किंतु किसी प्रकार से असंतुलित होने की, घबराने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर समरन पटेल हाई स्कूल शिक्षक आमखेड़ा ने भी कमेंट्स किया है, उनका स्वागत है। राजकुमार लोधी कह रहे हैं मेरी हिंदी में 75 में से 73 आए थे, बधाई हो, बहुत अच्छा लोधी जी। हैदराबाद का विलय भारत में कैसे हुआ, ये हमारा विषय नहीं है हेमंत जी। इसको अगर कोई पाठ्यक्रम में आता हो तो सामाजिक विज्ञान का विषय है, तो ठीक है। मैं एक और बात आपसे कहना चाहता हूँ, रस, छंद और अलंकार, ये 3 चीजें ऐसी हैं जो आपका पीछा कक्षा 6वीं से करना चालू कर देती हैं, कक्षा 12वीं तक नहीं छोड़ती, आगे कॉलेज तक चलती है, रस भी, छंद भी, अलंकार। तो इन 3 चीजों में थोड़ा सा मजबूती होना चाहिए। आपके पाठ्यक्रम में कक्षा 10वीं में शायद अनुप्रास, रूपक, उपमा और उत्प्रेक्षा, ये अलंकार हैं। इनमें से अनुप्रास अलंकार बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है, और अनुप्रास अलंकार का उदाहरण इत्यादि भी आने की संभावना ज्यादातर होती है।
उत्प्रेक्षा में मानव जानव जहां दिखाई दे वहां उत्प्रेक्षा होती है। श्लेष एक ही शब्द हो, वो चिपका हुआ सा हो, उस एक शब्द के अनेक अर्थ। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण मैंने लिखा था, चरण धरत चिंता करत चितवन चारों ओर सुवर्ण को खोजत फिरत कपि व्यभिचारी चोर। अब सुवर्ण जो शब्द है, यहाँ सुवर्ण का एक अर्थ होता है स्वर्ण, और सुवर्ण का एक अर्थ होता है अच्छे रंग वाली महिला, और एक सुवर्ण का अर्थ होता है अच्छे वर्ण, अच्छे शब्द। तो एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ उसमें चिपके हुए हों, वो श्लेष होता है। इस प्रकार यदि आप अभ्यास करेंगे तो इसको उदाहरण भी आप लिख पाएंगे। ऐसे कुछ उदाहरण भी आपको करना चाहिए। छंद अलंकार के साथ में आपको छंद में दोहा छंद, चौपाई छंद, इनका भी पर्याप्त अभ्यास कर लेना चाहिए। मैडम, ये सही कह रहा हूं इसको? या चंद्रभान कुशवाहा कह रहे हैं हिंदी का भी बताएंगे। दो लोगों के बीच संवाद लेखन कैसे करें? चंद्रभान जी, संवाद लेखन के संबंध में अभी हमारी चर्चा हुई है, लेकिन दोबारा आपको बता देता हूं। दो लोगों के बीच में संवाद लेखन का यदि प्रश्न आता है तो उसके साथ में विषय भी आएगा। किस विषय पर दो लोगों के बीच में संवाद करना है? जिस विषय पर हो उस पर ही करना है, उसमें हाय हेलो में बहुत ज्यादा समय नहीं लगाना है, ठीक है। और जैसे ही आता है तो आपके मन में आता है कि वो संवाद लेखन मोबाइल के थ्रू हो रहा, मोबाइल के माध्यम से हो रहा, जबकि ये संवाद में आमने सामने बैठ के की जाने वाली चर्चा है। संवाद लेखन का मतलब मोबाइल से की गई संवाद नहीं है, इसलिए हाय हेलो की इसमें कोई औपचारिकता की आवश्यकता नहीं। इसके बाद सर, परीक्षा में निबंध की रूपरेखा कैसे लिखें? आप बताएं। निबंध की रूपरेखा के लिए हमें जैसे 5 से 4 या 5 उसके आउटलाइंस लिखना है। तो सबसे पहली रूपरेखा में प्रस्तावना तो रहता ही है, और उसके बाद जैसे हमने ले लिया खेल, खेलों के विषय में आया है, खेलों का महत्व करके टॉपिक आया, तो हमें सबसे पहले उसमें देना है उसकी प्रस्तावना। प्रस्तावना का मतलब होता है हमें उसका परिचय देना, उसका इंट्रोडक्शन कराना है। उसके बाद होगा जैसे सेकंड वाला रहेगा खेलों के प्रकार, तो उसमें खेल कितने प्रकार के होते हैं उसका थोड़ा सा 3 से 4 लाइन का वर्णन कर देंगे। उसके बाद खेलों का महत्व, फिर खेलों से लाभ, खेलों से हानि और उपसंहार। तो उपसंहार जो होता है उसमें लास्ट में हम क्या लिख सकते हैं, पूरा कंक्लूजन, उसका सारांश, मतलब सारे निबंध में उसमें जो सार की बातें हैं उसको हम निष्कर्ष में लिख देंगे। तो हमें यदि निबंध याद है तब तो हम उसके पॉइंट बना सकते हैं, लेकिन हो सकता है कभी ऐसा हो जाता है कि निबंध हमें जो हम तैयार करके गए हैं वो हमें नहीं फंस रहा है पेपर में, तो हम उसके लिए रूपरेखा बनाएंगे। तो सबसे पहले प्रस्तावना तो हमें उसकी लिखना ही है, उस टॉपिक का हम उसमें परिचय दे सकते हैं। और दूसरा, यदि हमें कुछ भी नहीं सूझ रहा है तो हमें लिख देना है उस टॉपिक का नाम लिख के उसका वर्णन, और लास्ट में फिर लिख देंगे हम उसका उपसंहार। तो ऐसे हम अपनी सूझबूझ से एक निबंध की रूपरेखा तैयार कर सकते हैं। लेकिन यदि आप निबंध पहले से तैयार करके जाते हैं तो हमें 5 से 7 उसके टॉपिक याद करके जाना है, क्योंकि 4 नंबर का निबंध है तो हमें 5 टॉपिक उसके लिखना चाहिए। और टॉपिक लिखने से क्या हो जाता है, उसके आउटलाइंस लिखने से हमें फायदा ये होता है कि हम निबंध को अलग अलग पार्ट में बांट लेते हैं, तो हमें लिखना आसान भी हो जाता है। यहाँ पर विज्ञापन लेखन का राजकुमार लोधी जी ने प्रश्न किया है, कैसे लिखा जाए, विज्ञापन लेखन कैसे किया जाता है, कैसे लिखा है? तो पहले तो ये परिभाषिक तौर पर समझ लें, विज्ञापन है क्या? अपने उत्पाद को या अपनी सेवाओं को बहुत अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए जो प्रचार प्रसार किया जाता है वह विज्ञापन। अब विज्ञापन लिखा कैसे जाए? तो एक अच्छे विज्ञापन की विशेषताओं में आप जिस पेज पर कॉपी पर विज्ञापन लिख रहे हैं उसके ऊपर मोटी एक आउटलाइन बनाइए, चारों ओर से एक अच्छी सुसज्जित काले पेन से या जो भी आपके पास उपलब्धता है नियमों की श्रेणी में जो आती है उस पेन से एक आउटलाइन बनाइए। आउटलाइन के बाद दूसरी बात होती है, आप एक कोई अपना प्रोडक्ट चुनिए, वो प्रोडक्ट ही आपके विज्ञापन का शीर्षक होगा। प्रोडक्ट के बाद तीसरी बात होती है कि आप उस प्रोडक्ट से संबंधित कोई स्लोगन चुनिए, जैसे आजकल चल रहा है प्राण जाए पर पल्स ना जाए, है ना? ठंड मतलब
आजकल लोग बोल रहे हैं कोका कोला, द टेस्ट ऑफ इंडिया, अमूल। ऐसे करके कोई एक ना एक क्या बनाइए, स्लोगन बनाइए, और स्लोगन के बाद फिर सजीव चलाने के लिए छोटा सा अपने प्रोडक्ट का चित्र बनाइए। चित्र बनाने के साथ और अच्छी चीज हो सकती है, आपको इसमें ऑफर लिख सकते हैं, कितने प्रतिशत छूट इत्यादि। तो ये ऑफर भी आपके उसके लिए। और सबसे महत्वपूर्ण अंतिम बात है आपके विज्ञापन की, और वो है कि आप अपना प्रोडक्ट की कंपनी का पता, ईमेल आईडी, फोन नंबर, वो फर्ज हो गलत हो, लेकिन आप उसका उल्लेख करना कभी नहीं भूलें। ये बात भी ध्यान रखें, आजकल विज्ञापन के अलग अलग स्वरूप हो गए हैं। मान लीजिए कोई भैया का जन्मदिन है, तो रोडों पर लगने वाले होर्डिंग्स भी विज्ञापन की श्रेणी में आते हैं। जितने भी निविदाएं हैं वो विज्ञापन की श्रेणी में आते हैं। रोजगार संबंधी श्रेणी में आते हैं। किसी प्रकार के धूम्रपान इत्यादि के निषेध संबंधी जो चीजें हैं वो भी विज्ञापन की श्रेणी में आती हैं। रोजगार संबंधी भी विज्ञापन की श्रेणी में आते हैं। विज्ञापन के अनेक अनेक प्रकार। यदि आपके प्रश्न पत्र में विज्ञापन स्वरूप दिया हुआ है कि इससे संबंधित विज्ञापन लिखिए, तो आपको एक आधार मिल जाता है। लेकिन स्वतंत्र रूप से है कि आप मौलिक रूप से चिंतन करके अपना कोई विज्ञापन दीजिए, तो आप बहुत अच्छा विज्ञापन लिख सकते हैं। बधाई, साधुवाद, अच्छा प्रश्न पूछा जी। ये प्रश्न है, बहुत बहुत सराहनीय काम है, धन्यवाद। इसमें मैडम एक बात और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। इसमें बच्चे अक्सर कर ऐसा प्रश्न पूछा करते हैं कि अच्छे कवि कौन से हैं जिनका जीवन परिचय थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, पढ़ लेना चाहिए, ये अच्छे लेखक कौन से, तो बताने की कृपा करेंगे। जी, अभी मैंने कवि परिचय में तो सबको बता दिया है कि जैसे तुम्हारे 8 पाठ हैं उसमें, तो 8 पाठ में से सूरदास, तुलसीदास, नागार्जुन और जयशंकर प्रसाद, इन इन कवियों के परिचय मतलब ज्यादातर पूछे जाते हैं। अब लेखक परिचय की बात रही तो लेखक परिचय में जैसे बाल गोविंद भगत, स्वयं प्रकाश में था, स्वयं प्रकाश का, और यतीन्द्र मिश्र, इनके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इनका जीवन परिचय आपसे पूछा जा सकता है। तो जीवन परिचय के लिए भी जैसे गद्य खंड के जीवन परिचय है, लेखक परिचय है, उसके लिए भी हम टीचर्स ने मिलकर एक शॉर्टकट आंसर बनाया है कि सबको केवल इनकी 2 रचनाएं बस याद करना है, बाकी भाषा और शैली को हम कॉमन लिख सकते हैं सर, है ना। जैसे भाषा में हम क्या लिख सकते हैं, इन्होंने अपनी रचनाओं में सरल सरस खड़ी बोली का प्रयोग किया है, और जैसे इन्होंने अपनी रचनाओं में तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग किया है, कहीं कहीं मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग देखने को मिलता है। तो ऐसे ये कॉमन सेंटेंस आप सभी लेखक परिचय में लिख सकते हैं। शैली में है तो शैली लगभग सभी गद्य में कुछ शैली ऐसी होती है जो कॉमन होती है, जैसे विचारात्मक शैली, भावात्मक शैली, वर्णनात्मक शैली। तो ये शैलियां हम कॉमन लिख सकते हैं। बस कुछ शैलियां ऐसी हैं जो अलग रहती हैं, जैसे कि गवेषणात्मक शैली है या व्यंग्यात्मक शैली है। ये कुछ लेखकों की विशेष शैलियां हैं जो उन्हीं ने प्रयोग की हैं। तो ये ना लिख के हम कॉमन शैलियां लिख सकते हैं, विचारात्मक शैली, वर्णनात्मक शैली, भावात्मक शैली। तो और ऐसे कॉमन सेंटेंस लिख के हम भाषा और शैली का आंसर बना सकते हैं। और इसके बाद रहा साहित्य में स्थान, तो हिंदी साहित्य के क्षेत्र में इनका अद्वितीय स्थान है। ये कॉमन आंसर है, आप लिख सकते हैं। लेकिन यदि आप स्पेशल कुछ करना चाहते हैं, जैसे कोई लेखक 19वीं शताब्दी के बाद उनका जन्म हुआ है, तो हम वहां लिख सकते हैं कि आधुनिक काल के लेखकों में इनका अद्वितीय स्थान है। या 19वीं शताब्दी के पहले वो उनका जन्म हुआ है, तो हम फिर उसे दूसरे काल में लिखकर उनका वर्णन कर सकते हैं। जैसे कवि परिचय में भक्ति काल से रिलेटेड हम बोल सकते हैं, जैसे तुलसीदास जी हैं, सूरदास जी हैं, इनका जीवन परिचय आता है, तो हम लिख सकते हैं कि भक्ति काल के कवियों में इनका स्थान अद्वितीय है। तो आपको कवि परिचय और लेखक परिचय में केवल रचनाएं याद करनी है, और भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान, इन सबको हम कॉमन बनाकर इनका आंसर दे सकते हैं, इनका आंसर याद करके। एक प्रश्न और विद्यार्थियों का मैं थोड़ा सा रख रहा हूँ। गद्यांश के संबंध में विद्यार्थी पूछ तो नहीं रहे हैं, लेकिन मन में जरूर उनके होगा, वो गद्यांश की समुचित व्याख्या नहीं कर, जो भी गद्यांश आता है उसकी व्याख्या करना, चाहे वो पठित हो या अपठित।
गद्यांश 2 प्रकार के आते हैं और हमें लगता है कि ये 7 नंबर का पूरा पार्ट बन जाता है पठित और अपठित गद्यांश को लेकर। कभी ना कभी पुस्तक में पढ़ा है और इसके लिए बहुत जरूरी है कि कक्षा में आपकी वाचन क्षमता विकसित होनी चाहिए। आपको किसी पाठ को पूरा पढ़ना चाहिए, गाइडों का सहारा लेकर के या सारगर्भित कुछ खास प्रश्न बैंक इत्यादि से प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसलिए पूरी पाठ का भाव ध्यान में नहीं आ पाता। यदि हमने पूरी पाठ पढ़ा है तो हम गद्यांशों को कर सकते हैं। लेकिन कभी कैसे सर कुछ समझ में नहीं आता है, गद्यांश सामने आ गया है, उसकी व्याख्या कैसे करें? तो मेरा थोड़ी सी पढ़ाई में थोड़ा सा कमजोर विद्यार्थी हैं उनके लिए एक सुझाव है कि आप कम से कम इतना तो कर सकते हैं, जो गद्यांश आया है उसके आगे व्याख्या लिख के ज्यों का त्यों तो उतार सकते हैं, ये तो ज्यों का त्यों ही लिख सकते हैं। उसके कुछ कठिन शब्दों का विच्छेद करके उसको सरल रूप से लिख सकते हैं। वही व्याख्या उसको आपको कर देना चाहिए। दूसरा हिस्सा अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश में 3 प्रश्न होते हैं। पहला प्रश्न होता है शीर्षक बताइए। शीर्षक के लिए आपको जो बार बार आता है वो आपका शीर्षक होगा। उसके बाद को संक्षेपण कीजिए या इसका सार बताइए। तो मान लीजिए इतने लाइनों में वो होता है, उसके आधे से आधी पंक्तियों में उसको लिखा जा सकता है। अब नहीं आधे से आधे लिखता या हमें सार लिखते नहीं आता, हम क्या करें? तो बहुत सरल है कि आप ऊपर की एक पंक्ति लिख दो, बीच की 2-3 पंक्ति लिख दो, लास्ट की एक पंक्ति लिख दो। इतना तो कर सकते हो, ये भी कहीं ना कहीं सार की श्रेणी में आ सकता है। ये कई विद्यार्थियों के लिए है, प्रखर विद्यार्थी जो होशियार विद्यार्थी हैं उनके लिए वास्तविक स्तर पर आगे बढ़ना है। रस समझा दीजिए। तो रस, छंद और अलंकार, इसमें रस में आपके लिए ज्यादातर जो प्रचलित हैं अभी तक आए हैं, इसमें श्रृंगार रस और वीर रस, 2 रस ज्यादातर पूछे गए। तो श्रृंगार रस के लिए आप जानते ही हैं, इसमें नायक नायिका की मिलन वाली चर्चा होती है अथवा उनके विछड़न वाली चर्चा होती है। तो एक संयोग श्रृंगार होता है और एक वियोग श्रृंगार होता है। इतना गहरा तो नहीं पूछते हैं, लेकिन श्रृंगार रस का उदाहरण पूछते हैं। राम को रूप निहारती सीता, कंगन के नग की परछाई, याद सुते सब भूल गई, करते की रहे पल टारत नाही। ये श्रृंगार रस का एक उदाहरण हो सकता है। अवसर पर वैवाहिक समारोहों पर जितने भी उदाहरण मिलते हैं वो श्रृंगार, संयोग श्रृंगार के मिलते हैं। नायक नायिका के बिछड़ने पर जो मिलते हैं वो वियोग श्रृंगार के मिलते हैं। ये संयोग थोड़ा सा आ सकता है। वीर रस का उदाहरण खूब आप लिखते हो, खूब लड़ी मर्दानी हुए तो झांसी वाली रानी थी, सभी अक्सर इस प्रकार के प्रचलित उदाहरणों को लिखते हैं। तो बहुत से हमें लगता है कि रस को, महत्वपूर्ण रसों को समझ लिया जाए, ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है। फिर रस के अंग होते हैं, स्थायी भाव, संचारी भाव, अनुभाव, विभाव, इनके ऊपर भी थोड़ी परिभाषित दृष्टि डाल दी जाए। ठीक है ना मैडम? जी, रस वैसे विस्तृत है समझाने के लिए, लेकिन रस की एक कॉमन परिभाषा सबके लिए बता देती है, क्योंकि बच्चे वहीं परेशान रहते हैं कि इतनी सारी परिभाषाएं याद करनी पड़ेंगी। तो एक सबसे पहले आपको रस के प्रकार और रस के 10 स्थायी भाव वो याद कर लेना है। रस के प्रकार जैसे कि श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव क्या है? रति। तो ऐसे ही करके आपको 10 प्रकार याद करना है और उसके स्थायी भाव याद करना है। इसके बाद एक परिभाषा है, जैसे हमने श्रृंगार रस की परिभाषा बनाई, तो काव्य में जहां रति नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है, वहां श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है। ऐसे ही यदि वीर रस की परिभाषा आपके लिए लिखने आ गई तो सेम परिभाषा हम लिख सकते हैं, केवल वहां हमें स्थायी भाव बदलना है कि जहां काव्य में रति की जगह हम क्या लिख देंगे? उत्साह। उत्साह नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है, वहां वीर रस की उत्पत्ति होती है। तो एक परिभाषा को लिखकर हम सभी स्थायी भाव बस वहां बदलते जाएंगे, तो हम 10 रस की परिभाषाएं एक परिभाषा से याद कर सकते हैं। और रही बात उदाहरण की, तो उदाहरण हमें अलग अलग उसको परिभाषा के अनुसार ऐड करना पड़ेंगे, उदाहरण तो याद करना ही पड़ेंगे। भले ही आप सरल उदाहरण कहीं से भी देख लें, लेकिन उदाहरण तो हमें याद करना ही पड़ेंगे। परिभाषा तो हमने आप लोगों को एक कॉमन बता दी, जिसको हम 10 रसों में ऐड कर सकते हैं, केवल स्थायी भाव बदल दें। और कृष्ण कुमार सोनी जी लिख रहे हैं कि सर थोड़ा नीचे
गद्य तथा पद्य की दोनों की व्याकरण में विशेष होना चाहिए या नहीं? अभी 10th क्लास में विशेष लिखना आवश्यक नहीं है। 10th क्लास में 3 नंबर का आंसर आता है, पद्यांश आता है, जिसमें हमें केवल संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या लिखना है। तो यदि बच्चे को नॉलेज है, वह लिखना जानता है, तो विशेष लिख सकता है, वो अतिरिक्त कहलाया। लेकिन 12th क्लास में विशेष आवश्यक है, उसमें काव्य सौंदर्य लिखना जरूरी है, बाकी 10th में जरूरी नहीं, क्योंकि 3 नंबर का आंसर है, तो हम संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या बस लिख के 3 अंक प्राप्त कर सकते हैं। विद्यार्थी सामान्यतः विशेष पर विशेष जोर ना दें, है ना। और आपको बहुत आवश्यक है कि आप संदर्भ लिखें, प्रसंग लिखें, व्याख्या लिखें। विशेष पर कोई अंकन ऐसा हमें लगता अलग से होता नहीं है, 3 अंक में इतना पर्याप्त है। हाँ। तो विशेष पर आप अपनी पूरी सामर्थ्य ना लगाएं। एक बात और आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, हम बहुत पढ़ते हैं, लेकिन क्या पढ़ते हैं और क्या पढ़ना चाहिए, इसका विवेक परीक्षा के समय अवश्य होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपकी कृतिका है, आप कृतिका कितने अंक की पूछे जाना मैडम, हमें लिखना है 8 नंबर की। 8 अंक की कृतिका पूछी जानी है 75 अंकों में से, यानी बाकी आपके पास में 67 अंक अन्य पर हैं। तो कृतिका पर आपको उतना ही ध्यान देना चाहिए कि आप 8 अंक उससे प्राप्त कर लें। आपको परीक्षा की रणनीति बनाना बहुत आवश्यक है। परीक्षा पास करना सरल है, किंतु परीक्षा में श्रेष्ठ अंक अर्जित करना है, तो इसके लिए आपको संतुलित अध्ययन की आवश्यकता है, विषय अध्ययन की आवश्यकता है, अंक आधारित अध्ययन की आवश्यकता। इसलिए जितने प्रखर विद्यार्थी हैं, श्रेष्ठ अंक लेने वाले विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी 3-4 काम कर रहे हैं। पहला काम, आप अपने स्वयं की विद्यालय के त्रैमासिक, अर्धवार्षिक के प्रश्न पत्रों को इकट्ठा करें और अपने ऐसे मित्र जो अन्य विद्यालयों में पढ़ते हैं, उनके भी त्रैमासिक और अर्धवार्षिक के प्रश्न पत्रों को इकट्ठा करके और उनको हल करें। दूसरा, 22, 23, 24 3 सनों के हिंदी के प्रश्न पत्र लें, उनको हल कर लें और अपने शिक्षक से एक आध मॉडल पेपर तैयार करवा लें। अभी प्री बोर्ड भी होना शेष है, तो प्री बोर्ड का पेपर भी उसमें सम्मिलित कर लें। इस इतने प्रश्न पत्रों को हल कर लेंगे, हमें परीक्षा से भय भी समाप्त हो जाएगा और मोटे तौर पर आपको आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न भी समझ में आ जाएंगे। ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आपको किन बिंदुओं को बहुत अधिक पढ़ना चाहिए, जिससे आपको अच्छे अंक प्राप्त हो सकें। लेखन शैली सुधारने के लिए लगातार अभ्यास करना चाहिए। बोर्ड परीक्षा में जो पिछले वर्षों में अच्छे अंक प्राप्त किए हुए प्रावीण्य सूची के विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों की कापियां निकलवा करके उनका भी आपको अवलोकन और अध्ययन करना चाहिए। इन्होंने ऐसा क्या लिखा कि इन्हें 75 में से 75 अंक मिल गए, क्या ऐसा रहा उनका और हमारे लेखन में क्या अंतर है और हमें क्या इम्प्रूव, क्या और बढ़ाना चाहिए, इस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। ठीक है ना। हिंदी विषयों पर भी आपका टारगेट होना चाहिए, क्योंकि आपको प्राइमरी सूची में पहुंचना है। ये प्रखर विद्यार्थियों के लिए मेरा संदेश है। और अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए पाठ्य पुस्तक में से भी आपको सभी पाठों को, सबके सारांश को बहुत अच्छे से समझ लेना है। तो उनसे संबंधित किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे बन जाएगा। क्योंकि यदि हम पाठों के सारांश से, उसके केंद्रीय भाव से परिचित हो जाएंगे, तो हम उनसे संबंधित सभी शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर जितने भी आते हैं, अति लघुत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न, हम सबको सॉल्व कर सकते हैं। और रही बात व्याकरण की, एक बच्चे ने पूछा है, मैं व्याकरण में क्या क्या तैयार करना है? तो पद्य खंड से व्याकरण बताई थी। पहला तो पद्य साहित्य का इतिहास रहेगा, और काव्य, रस, छंद व अलंकार, ये रहेंगे आपके काव्य बोध के व्याकरण। फिर भाषा बोध की व्याकरण हुई, जिसमें आपको तैयार करना है संधि, समास, वाच्य, क्रिया के भेद, क्रिया विशेषण, मुहावरे, लोकोक्तियां, अनेकार्थी शब्द, वाक्य भेद, वाक्यांशों के लिए एक शब्द। और फिर जो 8वीं इकाई में आपको बताया था, अनुच्छेद लेखन, संवाद लेखन, निबंध लेखन, पत्र लेखन और आपतित बोध, इतनी व्याकरण आपको तैयार करना है। बस इसी में से आपके 10th क्लास का पेपर बनाया जाएगा, और इतनी व्याकरण आप तैयार कर लेंगे तो आपसे बन सकता है।
और एक और कमेंट आया था सर कि कितना परसेंट व्याकरण से आता है। तो दोनों से बराबर आता है, 50% व्याकरण से आता है, 50% आपको पाठ्य पुस्तक से पूछा जाएगा। ठीक है सर। छंद में आपके पाठ्यक्रम को देख करके ध्यान में आता है दोहा छंद और चौपाई छंद, मात्र 2 छंद ही आपके पाठ्यक्रम में है। ये बहुत सरल है। दोहा सम अर्ध सम्मांत्रिक छंद है हाँ। ना? और दोहा जैसा उसका नाम है, वास्तव में उसमें 4 चरण होते हैं, ठीक है। और चौपाई नाम 4 चौपाई है, किंतु उसमें 2 चरण होते हैं। ये सब मात्रिक छंद है। इनकी परिभाषा और एक एक उदाहरण याद कर लेंगे तो निश्चित तौर पर छंद वाला भाग आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद शब्द गुण, शब्द शक्ति पर भी थोड़ा सा जोर देने की आवश्यकता है। थोड़े शब्द गुण, उनके प्रकार, उनकी परिभाषा, इसको थोड़ा देख लेंगे तो हमें लगता है ये आपका भाग क्लियर हो जाएगा। एक और विषय छूट रहा है, अनेकार्थी शब्द, वाक्य, वाक्य के प्रकार, वाक्यांश, एक शब्द अनेक शब्द, मुहावरे और लोकोक्ति। ये 2-3-4 नंबर के होते हैं, लेकिन मेरिट में आने वाले विद्यार्थी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। आपको कोई भी वाक्य लिखा है, अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना है, एक वाक्य के अंदर निपात छांटना है, तो वाक्य को प्रकृति के अनुसार परिवर्तित करना है। ये तीनों बातों को थोड़ा सा ध्यान रखिए। आजकल एक नए प्रकार का विषय आने लगा है, और वो विषय ये है कि ये वाक्य को नकारात्मक बनाइए तो इसके भाव में परिवर्तन ना हो, कुछ ऐसा करके एक आने लगा है। ठीक है, मैडम। नीचे एक और प्रश्न था, क्या पूछ रहे थे? बुक से ही पढ़ना चाहिए सर। हाँ, आपको एक बहुत अच्छी बात बता दें विद्यार्थियों, शिवा, एक बात बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए। हम लोग सभी, या श्रद्धा मैडम भी, हम सभी लोग कहीं ना कहीं बोर्ड के कामों में जाते हैं और देखते हैं, तो एक बहुत अच्छी बात सामने आती है, वहां पर कोई गाइड नहीं चलती, वहां पर कोई लेखक नहीं चलता, कोई अन्य प्रकार के प्रकाशन नहीं चलते, और विद्यालयों को भी ऐसे प्रकाशनों को एंटरटेन नहीं करना चाहिए, और विद्यार्थियों को अपने बस्ते में ऐसी गाइडों को निकाल फेंकना चाहिए। आपका शिक्षक जो पढ़ाता है वही आपका सबसे बड़ा गाइड है, वही आपकी सबसे बड़ी मार्गदर्शिका है। इसलिए आप ये निश्चिंत रहिए कि आपका प्रश्न पत्र किसी गाइड से नहीं बनेगा। अगर कोई गाइड वाला, कोई प्रकाशन वाला आपसे ये कहता है कि मेरे गाइड से ही प्रश्न आते हैं या मेरे ही गाइड से प्रश्न पत्र का निर्माण होता है, तो ये बिल्कुल झूठ कहते हैं, ये बिल्कुल गलत दावा है। विद्यार्थियों, पुस्तक को ही पढ़िए, अपनी पुस्तक में से शिक्षक जो पढ़ा है उसको पढ़िए। पूरा पेपर आपके पुस्तक और पाठ्यक्रम में से ही आता है, गाइड में से बिल्कुल नहीं। मैडम सही कह रहा हूँ सर, इसीलिए शिवा तिवारी ने पूछा है बुक से ही पढ़ना चाहिए, वो सही है, बुक से ही प्रश्न पूछे जाते हैं जी। एक और अनेकार्थी शब्द इसमें लिखा है, अभी तक अनेकार्थी शब्द आए नहीं। एक और कोई ऐसा शब्द जिसके अनेक अर्थ निकलते हैं। एक शब्द माने एक वाक्य के लिए एक शब्द, जैसे मान लो अपने कह दिया कि जो धर्म में आस्था रखता हो, आस्तिक, नास्तिक, ऐसे कुछ शब्द वाक्य आते हैं। वाक्य को एक शब्द में बनाना, ये भी थोड़ा सा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसको थोड़ा सा अभ्यास करते रहिए, इस अभ्यास से ये क्लियर हो जाएगा। अच्छा, एक और बात आपसे कहना है, आप अक्सर कर लेखक परिचय और कवि परिचय लिखते समय, उनकी रचनाओं को लिखते समय सावधान रहिए। कई बार क्या है, बहुत सारे कवियों की रचनाओं को हम तैयार कर लेते हैं और उसके बाद किसी दूसरे कवि की रचना या किसी दूसरे लेखक की रचना अपन इसमें लिख देते हैं। एक प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण आया था, वो जो मैं आपको बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि जो पाठ हमारे पाठ्यक्रम में दिया गया है, क्या वह पाठ रचना की श्रेणी में आएगा? एक ऐसा प्रश्न आया था। तो मैं विद्यार्थी को बताना चाहूंगा कि वो रचना नहीं है, वो रचना का अंश है, रचनांश है। आपको जो पाठ आपकी पुस्तक में दिया गया है, आपने पढ़ा है, वो भले महादेवी वर्मा ने लिखा हो या कोई ने भी लिखा हो, जो भी उसकी लेखिका या लेखक रहे हो, लेकिन वह रचना नहीं। इसलिए कई बार जब रचना पूछते हैं तो विद्यार्थी वो पाठ का नाम लिख देता है, कहता हाँ ये रचना हो गई।
लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक प्रश्न आया, गद्यांश का सारांश कैसे लिखें? तो अब आपका उद्देश्य हमें लगता है कि अपठित गद्यांश से है और उसका सारांश लिखने से है। अपठित गद्यांश को जब हम पूरा पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद उससे जो निष्कर्ष निकलता है उसे अपने सरल शब्दों में प्रकट करेंगे तो ये गद्यांश का सारांश हो जाएगा। और हमें लगता है कि समय भी हो गया है। विद्यार्थियों के साथ में हमने, श्रद्धा मैडम ने जो कुछ भी विषय रख सके हैं रखा है। धन्यवाद।